सो हेलो वेलकम फ्रेंड झारखंड एजुकेशन चैनल। और अब फिर से हमारा लास्ट लेक्चर होगा जिसको हम बताएंगे 1 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। और जो आज का बेसिकली हम बात करेंगे वो चैप्टर पढ़ चुके हमारे पास ऑप्टिक्स का। एंड लास्ट हमारा जो 4 चैप्टर बच जाएगा आपके पास वो होता है हमारा डुअल नेचर मैटर रेडिएशन, एटम्स, न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर। ये 4 चैप्टर हो जाएंगे और 2 चैप्टर होगा हमारे पास रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। इसमें देखोगे कि इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं और ये टॉपिक्स आपके इजी होते हैं। मतलब ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स आप छोड़ो तो बाकी जो लास्ट के 4 चैप्टर है वो इजी होते हैं, क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन इजी होता है। तो मतलब उसको आप अगर आपने 4 चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप अच्छे अच्छे मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी बताओ कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, अच्छा है, खराब है, जल्दी बता दो और लास्ट लेक्चर बताएंगे, कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपको ये काम करना है, चीज़ों को बस रिविजन्स करना है ना, रखना ओनली, आपको ओनली सिर्फ रिविजन्स करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो बस कहाँ से आएगा एमसीक्यू मैंने आपको पहले बता दिया। एमसीक्यू मैंने कहा था जेसीईटी क्वेश्चन बैंक कर लो, पीवाईक्यू कर लो, बहुत है, इतना अगर आपने किया है तो बहुत अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ठीक है, उतना कर लो ना, जितना बताया उतना अच्छे से कर लो तो भी बहुत सफिशेंट है। और चलो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से, है ना। जो भी चैनल है सब्सक्राइब करना है, मत करो, जो करो। बाकी एग्जाम के बाद क्या होगा, एग्जाम के बाद आपको हम ये भी बताएंगे कि आपको एग्जाम के बाद कौन सा लाइन चूज करना है फ्यूचर्स के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी जब जब आपका सारा एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लेक्चर से पे आएंगे, फिर हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैरियर ऑप्शंस क्या क्या अच्छे हैं आफ्टर +2। बात करते हैं ऑप्टिक्स में क्या क्या पूछा गया था। तो पहले बात करते हैं हम 2024 की बात करते हैं। तो 2024 में क्वेश्चन आया था और देखते क्या क्या पूछा गया था ऑप्टिक्स से। पहला पूछा गया था कि एक वर्चुअल इमेज मतलब एक आभासी प्रतिबिंब बन सकता है जिसका साइज वस्तु से बड़ा हो जाए, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाए। ये किस टाइप के मिरर में पॉसिबल है? तो ये हमारा कॉनकेव मिरर, जिसको हम लोग अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो ऑप्शन में बी कहता है विद इंक्रीज इन वेवलेंथ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, घटता है, क्योंकि जो हमारा वेवलेंथ होता है लैम्डा, है ना, जो हमारे पास बोल सकते हो कि हमारा जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। जितना ज़्यादा हमारा वेवलेंथ होगा हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उतना कम होगा। ठीक, कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, है ना, द्वितीयक तरंगिका के बारे में किसने ये आइडिया किसने दिया था, हमारा हाइगन्स ने। ठीक, कह रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूज ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, द शेप ऑफ द इंटरफ्रेंस पैटर्न फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे जो बनता है वो हमारा कैसा बनता है, वो हमारा हाइपरबोला बनता है, इसको याद रखना, है ना। इसका जो फ्रिंज बनता है वो हमेशा हाइपरबोला के शेप का होता है। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, 1 मार्क्स क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यू वाला ये सारा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, टेंशन मत लो, हार्ड हो रहा है नहीं आ रहा, जितना आता है उसको करो, बस इतना ही ऑप्शन है और कुछ नहीं करना है। आप ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर लगे बात करना, एग्जाम दे रहे हो, टेंथ होता नहीं आता है, जितना आता है उसका उतना ही लिखा करो। ठीक है, स्टेप मार्किंग होता है, पापा कर बार बार कहता हूँ, स्टेप मार्किंग होता है, जितना आता है उतना लिखा करो, छोड़ना मत, जितना आता है उतना जरूर लिख लेना, ना कुछ के बारे में लिख के आओ। बात करता है, क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, पूछा गया था कि व्हाट टाइप ऑफ सोर्स इज यूज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, किस टाइप का यूज करते हैं, कोहेरेंट सोर्स, जिसको बोलते हैं सुसंगत स्रोत, है ना। इसको क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुसंगत, है ना, को बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स, जिसको बोलते हैं सुसंगत स्रोत बोलते हैं। फिर लास्ट ईयर क्या पूछा गया था, ध्यान देना, लास्ट ईयर पूछा गया था कि विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसको बोलते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और फिर क्या क्या था, इसके हेल्प से आपको फाइंड क्या करना था, ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला निकालना था। तो मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V0/U0, है ना, व्हेन द फाइन इमेज इज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो 1+D/FE। ये वाला पूछा गया था डेरिवेशन, यानी अगर आपने सिर्फ फॉर्मूला लिख लिया होगा तो काम हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया था कितने मार्क्स में, 5 मार्क्स में पूछा गया था। देखो यहाँ बगल में मार्क्स भी लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। लास्ट ईयर क्या पूछा गया था कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसको YDAC बोलते हैं, फॉर यंग्स इंटरफेरेंस एंड ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द फ्रिंज विड्थ। हमसे पूछा गया था ये वाला, बताओ लैम्डा बीटा इक्वल टू लैम्डा D/D, इसका प्रूफ आया था। और ये क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है ना। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आया था हमारे पास क्वेश्चन। देखो याद रखना, 5 मार्क्स वाले में हमारे पास ऑप्शन होता है कि कौन सा क्वेश्चन करे कौन सा क्वेश्चन नहीं करे। और एक ही बात, रिवीजन करो, ओनली रिवीजन और कुछ नहीं, कुछ नया ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज हम लेक्चर कर रहे हैं, इसमें क्या बता रहे हैं, हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि हाँ आपको दिखना चाहिए क्या हमने ये टॉपिक हमने पढ़ा है और मैंने आपको पहले ही बताया टॉपिक पढ़ के जाना। जैसे कहता है कि डिफाइन वेव फ्रंट क्या होता है और सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होती है, इसकी हेल्प से क्या करना है आपको, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ करना है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब स्नेल लॉ,
है ना। आपको स्नेल्स लॉ प्रूफ करना था। तो देखो रिफ्रैक्शन आ चुका है तो क्या बच गया, अपवर्तन आ चुका है, मतलब रिफ्लेक्शन आ सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 2024 का। बात समझ आ गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 था एक्सप्लेन, है ना, बीटा। बीटा का हमें फ्रिंज विड्थ निकालना पड़ता है। फ्रिंज विड्थ का मतलब आपको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है आपको, ये वाला डायग्राम आपको पता होगा ना। अगर डायग्राम पता है तो ये वाला डायग्राम आपको पता होगा कि अगर हमारे पास दो स्लिट्स होते हैं S1 और S2, ठीक है, जहाँ से लाइट आती है ये होता है S1, ये होता है S2। कहता है यहाँ से एक लाइट यहाँ जाएगी, मिलेगी, एक लाइट आपका यहाँ भी मिलेगा, ठीक। और ये इसका होता है सेंट्रल पॉइंट होता है, अगर आपको पता होगा ढंग से तो, ठीक है। ये एंगल थीटा होता है, यहाँ से लाइन ड्रॉ करके परपेंडिकुलर, तो ये भी एंगल थीटा बन जाता है ऐसे। ये डिस्टेंस डी होता है, ये डिस्टेंस कैपिटल डी होता है ऐसे, ठीक। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं, है ना, इस एक्स की वैल्यू होती है वो डी साइन थीटा होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस, इसको बोलते हैं पथांतर। क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस या बोलते हैं पथांतर, ठीक है, साइन थीटा। और हम लिखते हैं कि जो x की वैल्यू होगी ना, इस x को हम लिख सकते हैं, इस x को हम लिख सकते हैं d। साइन थीटा को हम बोलते हैं नियरली इक्वल टू tan थीटा। अगर थीटा बहुत कम है तो साइन थीटा को हम थीटा भी लिख सकते हैं। अब tan थीटा क्या होगा, तो tan थीटा ये y होता है ना, ये डिस्टेंस y होता है। तो अब ध्यान देना, थोड़ा चीज़ बात करता हूँ। ये डिस्टेंस y हो गया, ये डिस्टेंस हो गया d। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, तो पता है कि जो tan थीटा का फॉर्मूला होता है x, वो हो जाएगा d tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा y बाई स्मॉल d, ठीक है। दिस इम्प्लाइज कि y का फॉर्मूला क्या बन गया, तो y का फॉर्मूला बनता है, वो बनता है x इंटू डी डिवाइड बाई स्मॉल डी, ये आ गया, ठीक। अब पूछा हमसे फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए। तो अगर हमसे nth काल पूछा जाए, है ना, हम बात करते हैं किसके लिए, हम बात करते हैं अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में क्या होता है, x की वैल्यू पार्ट डिफरेंस कितना होता है, वो होता है n लैम्डा। तो बन जाएगा n लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। किसके लिए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वैल्यू होती है। इन शॉर्ट में बता रहे हैं कैसे इसका प्रूफ करते हैं पूरा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो x की वैल्यू होती है वो n लैम्डा हो जाती है। तो पहला आ गया, ठीक। अगर हम y n की जगह n+1 पुट करें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n+1 इंटू लैम्डा डी बाई डी, ठीक। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है yn+1 माइनस yn, ठीक है। मतलब कि क्या करना है यहाँ पर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, दोनों की वैल्यू पुट करना यहाँ पर और सॉल्व करना। ये आंसर आ जाता है लैम्डा डी बाई डी। इसको प्रूफ करना होता है। ये छोटा सा प्रूफ का पार्ट है, इसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, है ना। एकदम शॉर्टकट तरीका से ये प्रूफ करते हैं। ओवरव्यू बता दिया आपको कैसे कैसे करना है, ठीक है। पहले यहाँ से करना है, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से होते हुए हम नीचे पूरा प्रूफ करते हैं। ये बता दिया शॉर्ट में क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट जो आता है एग्जाम में, ठीक है। समझ आ गया। बात करते हैं अगला क्वेश्चन बात करते हैं हम 2023 की बात करते हैं। 2023 में क्वेश्चन क्या क्या आया था, लिखा था ए वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। फिर से सेम क्वेश्चन पूछा गया था, एक वर्चुअल बन रहा है, आभासी बन रहा है और ऑब्जेक्ट से बना है। ये कहाँ बनता है, हमेशा कॉनकेव मिरर में बनता है, सेम टाइप का। इमेज फाउंड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो इमेज बनता है, वो प्रतिबिंब बनता है, वो कैसा होता है, वो इमेजिनरी होता है और सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर तक वही क्वेश्चन, विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विल डिक्रीज। देखो क्वेश्चन रिपीट किया है कैसे, कितना क्वेश्चन। द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स वर गिवन बाय हाइगेंस, है ना। तो चीज़ें रिपीट हो, देखो 2023 का पेपर देखो, ये 1 2 3 क्वेश्चन है ना। और एक बार आप 2024 का पेपर देखो, देखो कि 1 नंबर सेम है, 2 नंबर सेम है और 3 नंबर का भी लगभग सेम ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन रिपीट हुआ था कैसे, 23-24 में कैसे क्वेश्चन रिपीट करता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ PYQ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक। फिर क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में कि दो वेव है जिसकी इंटेंसिटी का रेशियो कितना गिवन है, 9 और 1। तो कहता है बस देन कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। क्वेश्चन में 5 बताते हैं, है ना, 5 बता रहे हैं कि जो मैक्सिमम और मिनिमम का जो फॉर्मूला होता है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है √/I1 प्लस √/I2, ठीक, डिवाइड बाय √/I1 माइनस √/I2। इसका होता है स्क्वायर। देखो ये हमारा I1 है और ये हमारा I2 है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे √9 प्लस √1 डिवाइड बाय √9 माइनस √1। इसका करेंगे हम लोग होल स्क्वायर। √9 कितना होता है 3, √1 होता है 1, √9 होता है 3 माइनस √1 होता है 1। इसका करेंगे स्क्वायर, 3 1 हो जाएगा 4 और 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। इसका करना पड़ेगा हमें स्क्वायर, 2 बार में कैंसल आउट हो जाएगा
तो आंसर हो जाएगा 2/1 का होल स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 4/1। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यहाँ सही। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है ना, जो क्या येलो कलर से ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को याद रखना, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया था। तो 5 हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, है ना। ये क्वेश्चन मत पढ़ना, अब ये नहीं आता क्योंकि ये अब सिलेबस में नहीं है ना। सिलेबस में नहीं है मतलब जो कट कर दिया वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। कह रहा है किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, रेड लाइट की या वायलेट, है ना। तो फ्रीक्वेंसी इज मोर किसका होता है, वाह किसका होता है। तो फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम होती है वो हमेशा वायलेट कलर की होती है, आपने ऑटोमेटिक वे में पढ़ा था। तो फ्रीक्वेंसी इज मोर इन रेड और वायलेट लाइट, तो वायलेट का होता है मैक्सिमम। कहता है द लेंथ कैन नॉट बी सीन व्हेन इमेज इन ए ट्रांसपेरेंट व्हाट इज व्हेन इट इज डिस्पॉसिबल, है ना। ये सेंटेंस गलत लिखा है, इसको मत करो, है ना। ये क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है, पता नहीं। कहने का मतलब था कि एक ऑब्जेक्ट को पानी में डालने पर वो गायब हो जाता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी लिक्विड में डालने पर अगर वो इनविजिबल हो जाए, इनविजिबल मतलब कि वो दिखना बंद हो जाए, वो गायब हो जाए, ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड बोथ आर सेम। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, व्हेन बोथ हैव सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि जब उस तरल पदार्थ और जो वस्तु है दोनों का अपवर्तनांक एक हो जाए, एक समान हो जाए। क्वेश्चन आया था, देखो प्रूफ पूछा गया था 5 मार्क्स में ना। 5 मार्क्स में क्या पूछा गया था, 2023 की बात करते हैं। तो μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1, है ना। कौन सा प्रूफ, देखो ये वाला प्रूफ, μ2/v माइनस μ1/u, है ना, इज इक्वल टू होता है μ2 माइनस μ1/r। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, ये वाला प्रूफ। और ये क्वेश्चन पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आ चुका है इसलिए, ठीक। फिर क्या पूछा गया था, और में 2023 में पूछा गया था कि इंटरफेरेंस से क्या समझते हो, एंड डिस्क्राइब द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कशन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंज। मतलब वही फिर से पूछा गया, बीटा इक्वल टू लैम्डा d/d को प्रूफ कर दो, ठीक है। और ये बताना है कि इसमें डिस्कशन करना है कि इसमें किस टाइप की फ्रिंज बनती है, डार्क और ब्राइट, दोनों का विड्थ होता है इक्वल, यानी दोनों टाइप के फ्रिंज की चौड़ाई एक समान होती है। तो इसे कुछ कुछ पॉइंट लिखने होते हैं इसके बारे में, आपने क्या पढ़ा है, बाकी ये प्रूफ करना होता है, ठीक है। समझ आ गया। 5 मार्क्स क्वेश्चन प्रूफ है, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन ये भी है, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन ये भी है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसको, ठीक है। आते हैं 2022 क्वेश्चन। 2022 में क्या क्या पूछा गया था, जैकबोर्ड। तो पूछा गया था व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो m इक्वल टू होता है क्या, इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बस लिखना फॉर्मूला। व्हाट आर कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होती है, व्हेन सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, व्हेन टू सोर्स ऑफ लाइट हैव सेम फ्रीक्वेंसी, है ना, एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, जिसको बोलते हैं नियत कालांतर, ठीक है। सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक समान आवृत्ति होनी चाहिए और उनका नियत कालांतर होना चाहिए, सुन लेना, ठीक है। फिर पूछा गया था 2022 में कि व्हाट इज इक्विवेलेंट लेंस। तो कह रहा है व्हेन द टू लेंस आर इन कॉन्टैक्ट देन दिस टू लेंस बिहेव्स लाइक ए सिंगल लेंस एंड इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट लेंस, ठीक है। फिर पूछा गया था कि हमारे पास दो लेंस है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट इज 20 सेंटीमीटर। इफ पावर ऑफ लेंस वन लेंस इज -3 डायोप्टर देन द फोकल लेंथ ऑफ अदर लेंस, ठीक है। इतना टफ न्यूमेरिकल नहीं आएगा, याद रखना। करना है तो लिख दो यस, किसे बता दो क्वेश्चन नंबर 3, हम 3 बता देंगे, ठीक है। 3 करना हो तो पूछ दिया तो कमेंट करो यस, तो बता देंगे। उससे पहले थोड़ा क्वेश्चन 4 को हम डिस्कस करते हैं। देखो 4 नंबर फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया था जो 2023 में क्वेश्चन आया था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटरफेरेंस एंड डिस्क्राइब द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंज। ये क्वेश्चन 22 में भी आया है, 23 में भी, 24 में, 3 साल कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा है इसको, है ना। 3 साल ये क्वेश्चन कंटिन्यू आया है, तो 4 साल इस साल हो सकता है नहीं आए, इस साल क्या आ सकता है, रिफ्रैक्शन पढ़ना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का प्रूफ यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल के द्वारा परावर्तन का नियम और अपवर्तन का नियम पढ़ लेना, वो प्रूफ आ सकता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर चाहिए तो यस और नो, चलो यस लिखे हैं तो बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और जो इधर उधर कोई बात करेगा ना तो सीधा ब्लॉक करेंगे, इसलिए जो बता रहा हूँ चुपचाप सुनते जाओ क्या बता रहे हैं, ठीक है। अब सुनो क्वेश्चन को कैसे करते हुए, क्वेश्चन में 3 बात कर रहे हैं ना, आपने कहा यस तो बताते हैं करना कैसा है। देखो फॉर्मूला क्या होता है ना, फॉर्मूला होता है
ठीक बात करें, जो टोटल पावर होता है वो होता है P1 प्लस P2, ठीक, P1 प्लस P2। उसने कहा, और अच्छा, उसने कहा जो इधर पावर ऑफ वन लेंस है ना, कह रहा है कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना है, वो 20 सेंटीमीटर की है। तो इसको हम लिखते हैं 1/fp लिखते हैं, ठीक ठीक। तो हो जाएगा P1 प्लस P2 को लिखते हैं 1/f2। क्यों लिखा मैंने f2? क्योंकि मुझे फोकल लेंथ निकालना अदर लेंस का, मुझे ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। मुझे ये f दिया है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ गिवन है, और मुझे पहले वाले का पावर गिवन है। तो क्या करेंगे 1/f को, तो 1/f कितना किया 100 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, हमेशा मीटर में करना है तो 100 डिवाइड बाई लिखना 20, ठीक, इज इक्वल टू पावर कितना पहला -3 डायोप्टर, प्लस हो जाएगा 1/f2। मुझे 100f2 निकालना है, ठीक है। इसको भी कर लो 100 से, क्योंकि फोकल जब भी हम लिखते हैं ना जब भी हम पावर लिखते हैं उसमें फोकल क्या होता है, हमेशा मीटर में होना चाहिए। तो उसको मीटर है ना, वो हमेशा मीटर में होना चाहिए। तो ये 100/20 कितना हो जाएगा, तो 100/20 हो जाता है कितना, 100/20 हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो 5 इक्वल टू हो जाएगा -3 प्लस 100 डिवाइड बाई f2, ठीक है। तो 100 डिवाइड बाई f2 की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है, 3 से चला जाएगा तो कितना बन जाएगा, 5 3 हो जाएगा 8। तो यहाँ से f2 की वैल्यू कितनी आ गई, f2 की वैल्यू हो जाएगी 100 डिवाइड बाई 8, ठीक है। ये 4 बार 2 से करोगे, 4 से करोगे तो 2 टाइम्स में, और 4 से करोगे तो 25 टाइम्स में, तो हो जाएगा 25/2, और 25/2 कितना होता है 12.5 सेंटीमीटर। तो ये आंसर होगा हमारा, ठीक है। पूछा था फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अदर लेंस, वो कितना हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। सोचो, देखो स्टार्टिंग से मैंने क्या किया यहाँ पर, है ना। देखो स्टार्टिंग से क्या किया, ये होता है पावर का फॉर्मूला, ठीक है। पावर और फोकल लेंथ हमें लेसन से पता होता है। उसने कहा था कि जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना है वो गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो हम पहले इक्विवेलेंट फोकल लेंथ उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी हमें एफ की वैल्यू गिवन थी, ठीक। उसने कहा था कि पावर ऑफ वन लेंस वो कितना है -3, तो हमने पहले वाले को पावर में ही छोड़ दिया, ठीक, और P1 ही छोड़ दिया। और P2 क्या लिख दिया, P2 को लिख दिया फिर 1/f2। क्यों लिखा 1/f2, क्योंकि हमें फोकस निकालना था सेकंड वाले का, ठीक है। तो हमें गिवन क्या क्या था, ध्यान दो, हमें हमें ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, और ये निकालना है f2, ठीक है। उसके बाद जब भी ये फॉर्मूला पुट करते हैं रखना कि हमेशा उसको 100 से ऊपर लिखते हैं, क्योंकि ये फोकल लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में होता है। और जब भी पावर निकालते हैं, तो फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया पूरा, तो ऊपर 100/20 होगा। बाकी रख के सॉल्व करना है, हमारा f2 की वैल्यू आ जाएगी। ये देख लो, ऐसा ही करना होता है एग्जाम में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है 2022 में। और क्या क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, देखो 2022 में फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया था। कौन था, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। मतलब फिर से यही वाला डिस्टेंस पहले पूछ गया है, VO/V0/U0 × 1 + D/FE। और एक क्या बनाना था इसका डायग्राम, तो डायग्राम 24 में भी आया था, 22 में भी आया था, ठीक। अब क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये रहेगा हमारे पास, है ना। प्रूव द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट पढ़ लेना एक बार, कि इस प्रूफ स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल के थ्रू आपको प्रूफ करना है ना, स्नेल के अपवर्तन का नियम, ठीक। फिर और क्या पूछा गया था, व्हाट इज द मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हेन ए लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर देन इट्स पाथ बेंट। जब एक लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पाथ से विचलित हो जाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी इस परिघटना को हम प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। डेफिनेशन पढ़ा होगा। फिर मैंने कहा था ये वाला पढ़ना प्रूफ इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा प्रूफ बताया था, ये वाला आपको पहले भी कहा है कि किसी भी प्रिज्म के लिए प्रूफ कर दो कि म्यू इक्वल टू क्या होता है sin A + Δm/2 डिवाइड बाई sin A/2। ये वाला प्रूफ मैंने पहले भी कहा था, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकता है। ये क्वेश्चन भी कहाँ आया था, ये क्वेश्चन 3 नहीं, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया था, ठीक है। कितने मार्क्स में आया था क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया था। और इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, समझ गया। इसको स्क्रीनशॉट लेना, मैंने बताया जो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। स्नेल्स लॉ प्रूफ करो, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। आते 2020 में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 2020 में देखते हैं क्या पूछा गया था। लिखा था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना है, वाटर का कितना है 4/3, और ग्लास का दिया है 3/2। तो क्या था फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर।
सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर वो गिवन है 4/3। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना गिवन है? ग्लास का दिया है 3/2। पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर ये पूछा गया है। ठीक है, ग्लास का कितना है 3/2 और वाटर का कितना दिया था 4/3। ठीक, ये 3 जा किससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 2 हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई, तो 3 तिया हो जाएगा 9 और 2 दूना 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, तो आंसर आ जाएगा 9/8। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट, 2020 का क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन। क्या लिखे बनता है ध्यान सुनना। क्या इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, है ना, बोलते खगोलीय दूरबीन का जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, यानी एफ ओ की वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर। ठीक, एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस यानी नेत्रिका का फोकल लेंथ कितना गिवन है, वो गिवन है 25 सेंटीमीटर। द मैग्निफिकेशन ऑफ 10 टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। 10 टेलीस्कोप क्या पूछा ये, बहुत उल्टा पुल्टा ना। कह रहा फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, है ना, फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप फॉर द नॉर्मल एडजस्टमेंट कितना होगा। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन उल्टा पुल्टा देख रखा है इन्होंने। देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन का होता है वो होता है एफ ओ बाई एफ ई। ठीक है, अगर यहाँ से रख के सॉल्व करें तो एफ ई की वैल्यू 20 है और एफ ई की वैल्यू 25, तो करोगे 5 से 5 के 20, 25 25 4/5 और 4/5 कितना होता है, इसको बोलते हैं 0.80 बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 8 होता है ना, ऑप्शन नंबर सी होता। तो ये फॉर्मूला होता है एफ ओ बाई एफ ई करके, किसके लिए, किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का फॉर्मूला। कह रहा है कि हाइजिन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन, हाइजिन्स के वेव थ्योरी ने किस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, किस चीज़ को, प्रकाश विद्युत प्रभाव को, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इन्होंने इसकी व्याख्या ये नहीं कर पाए थे, कौन, हाइजेंस प्रिंसिपल ने। समझ आ गया कि क्वेश्चन था 2020 का। अभी 2020 में 5 मार्क्स में कौन सा क्वेश्चन आया था देख लेते हैं। तो पहले तो पूरा पूछा गया था कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। ठीक है, चलो इसको बाद में करेंगे। 4 नंबर को कमेंट करोगे यस तो बताएंगे, 4 का यस तो बताएंगे, बाकी देखते हैं और क्वेश्चन क्या आया था 5 मार्क्स में। तो एक पूछा गया था व्हाट डू मीन बाय अंडरस्टैंड ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, एंड मेंशन द नेसेसरी कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस। ठीक है, इसका मैंने बताया था जब मैंने 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन कराया है ना, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन एक वीडियो सीरीज बनाया, उसमें उसका 3rd लेक्चर देखना, 3rd वाला लेक्चर मैंने इसको बताया है। ठीक है, यानी प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, यानी लाइट का इंटरफेरेंस क्या होता है ना, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है ये। उसके अलावा कि नेसेसरी कंडीशन फॉर द सस्टेन इंटरफेरेंस, है ना, सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, और दोनों सोर्स के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए, है ना, दोनों सोर्स S1 और S2 के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। ठीक, बाकी आया था लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f वाला प्रूफ करने वाला, ये प्रूफ मैंने आपको पहले बताया, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इस बार मॉडल सेट में भी दिया हुआ है, इसका मैंने प्रूफ कराया हुआ भी है ना, मॉडल सेट 2025 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना ये भी। ठीक, फिर क्या क्वेश्चन पूछा गया 2020 में, पूछा गया था वाई डू इन बाय द टर्म इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, और डिस्क्राइब द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंज। फिर से वही क्वेश्चन, वही बीटा इक्वल टू लैम्डा d/d वाला प्रूफ। ठीक है, अब बताओ क्वेश्चन 4 करना है या नहीं करना है। देखो कितनी बार क्वेश्चन ये रिपीट करता है ना, बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट करता है। ठीक है, अच्छी तरीके से, और इधर उधर की बातें मत करना कमेंट बॉक्स में, जो वही बात करना जो बता रहे हैं। देखो क्वेश्चन 4 पूछा गया था कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन 4 की बात करें, याद रखना पहली बात, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, एक बताता हूँ उसका शॉर्टकट फॉर्मूला, है ना, एक बताता हूँ एकदम शॉर्टकट तरीका से कैसे आंसर निकालते हैं। ठीक है, इस फंडे को याद रखना, एक लाइन में आंसर निकलता है। जनरली ये कंसेप्ट बताते हैं नीट वाले या फिर जेई वाले को, बोर्ड को नहीं बताते हैं, लेकिन जेई वाले को बताते हैं। देखो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, दर्पण का फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, अच्छा तो बताओ यहाँ से 1/v क्या हो जाएगा, तो 1/= हो जाएगा 1/f - 1/u लिख सकते हैं। प्रूफ मत करना, सिर्फ फाइनल रिजल्ट याद रखना, जो बता रहा हूँ उसका याद रखना। कैसे आता है बता दो, फॉर्मूला कैसे आता है,
यानी यहाँ से आप बोल सकते हो कि 1/b इक्वल टू हो जाएगा u माइनस एफ डिवाइड बाई यू एफ। ठीक है, u माइनस एफ डिवाइड बाई यू इंटू एफ लिख सकते हैं। क्या किया है, बस मैंने एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे। चलो अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं, बताओ v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो v इक्वल टू हो जाएगा, बोलोगे सर u इंटू एफ डिवाइड बाई यू माइनस एफ। ठीक, तो पहला फॉर्मूला तो ये बनता है v का, कि अगर आपसे ये भी पूछा जाएगा तो डायरेक्टली ये निकाल लेना। ठीक, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया फाइंड द मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है, वो होता है v डिवाइड बाई यू। ठीक है, देखो एक लाइन में आंसर कैसे करते हैं, तुम्हें पता है। अब देखो कैसे निकालेंगे ना, तो इस u को इधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, इस u को अगर इधर ले जाए तो क्या बन जाएगा, v बाई यू इक्वल टू एफ डिवाइड बाई यू माइनस एफ, बस, है ना। यही हमारा फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का। तो कहीं पूछा जाएगा कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी मिरर के लिए, तो एफ डिवाइड बाई यू माइनस एफ, और v का फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू एफ डिवाइड बाई यू माइनस एफ। बस इसी से करते हैं आंसर। अब ध्यान से सुनना, उसने क्वेश्चन में क्या कहा, उसने कहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 16 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा लेता है नेगेटिव, लिखेंगे -60 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड फोकल लेंथ कितना गिवन है, फोकस दूरी गिवन है 15 सेंटीमीटर, इसको भी लिखेंगे 15 सेंटीमीटर माइनस। देखो माइनस क्यों लिखते बताते हैं ना, रीजन है क्योंकि माइनस साइन किस लिए होता है, नेगेटिव होता है किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। जब भी कॉनकेव मिरर होगा तो कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण का जो फोकल लेंथ, तो वो हमेशा हमें नेगेटिव ही लिखना पड़ता है, इसलिए लिया नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, नेगेटिव होगा ऑलवेज, मतलब 90% केस में, है ना, ये नेगेटिव होता है। तो वैल्यू पुट करते हैं, एफ की वैल्यू कितनी है -15। ठीक, डिवाइड बाई यू कितना है -60 माइनस फिर एफ की वैल्यू कितनी गिवन है -15। सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -15 डिवाइड बाई -60 प्लस 15, तो हो जाएगा ये -15 डिवाइड बाई -45। ठीक, सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसल आउट। ठीक है, और 15 कम 15, 15 तिया 45। तो फॉर्मूला फॉर द मैग्नीफिकेशन कितना आ गया, 1 डिवाइड बाई 3। ये आंसर है। कहाँ से करना था, डायरेक्टली आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, मेरी बात को ध्यान सुनना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना। यू को बोलते हैं वस्तु की दूरी, वो हमेशा नेगेटिव होती है। क्यों ऑलवेज नेगेटिव होता है, क्योंकि ये रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा नेगेटिव होता है। और फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों लिया था, क्योंकि कॉनकेव मिरर है ना। अच्छा, इसने कहा कॉनकेव लेंस है, अरे मैं मीटर बता दिया क्या, अच्छा इसने लेंस पूछा है, कोई नहीं, लेंस पूछा है ना, हम मीटर की बात कर रहे हैं। लेंस में क्या होता है, बस ये प्लस कर देना, है ना, इसको बस प्लस कर दो, ये लेंस बन जाएगा। अब देखो हम मीटर की जगह हम हमें बताना था लेंस, हम बता दे रहे मीटर, कोई नहीं, है ना, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, बस ये साइन बन जाएगा प्लस, है ना, ये सब बन जाएगा प्लस। ठीक है, ये साइन हो जाएगा नेगेटिव, तो ये साइन बन जाएगा प्लस, बस इतना ही चेंज करना। तो बजाय यू प्लस जहाँ लिखा था माइनस, वहाँ कर देना प्लस। तो अब जो आंसर आएगा वो थोड़ा चेंज कर जाएगा यहाँ से। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा, बस यहाँ पर नंबर चेंज करेगा। तो यहाँ अगर निकालोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी कितना, जगह -15 डिवाइड बाई -75। ठीक, फिर होगा माइनस माइनस कैंसिल, और हो जाएगा 15 कम 15, 15 पचे 75, तो आंसर आ जाएगा 1/5। ठीक है, तो m की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/5। ठीक है, लेंस था तो लेंस वाले में थोड़ा सा चेंज कर लेना। ठीक है, ये सब नहीं आता, ये न्यूमेरिकल्स जैक बोर्ड नहीं पूछता है तो मत पढ़ना, है ना। जैक बोर्ड में ये सब न्यूमेरिकल सब नहीं आएगा, तो ये क्वेश्चन मतलब लिख देना नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आएगा, सिर्फ बता दिया आपके तसल्ली के लिए और कुछ नहीं। ठीक है, 19 में क्या पूछा गया था, देखो ऑब्जेक्टिव आप बहुत ईजी तरीके से करते हो। ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसको निर्भर करता है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ये वर्क करता है। कौन, हमारा ऑप्टिकल फाइबर। ठीक, भी पूछा गया था फोकल लेंथ कितना गिवन है, 0.3 एंड 0.3 मीटर एंड 0.05 मीटर। तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। किसी भी टेलीस्कोप में अगर फोकल लेंथ गिवन है 0.5 एंड 0.05 मिलीमीटर, 0.3 एंड 0.05 मिलीमीटर गिवन है, तो उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना, इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन द फोकल लेंथ, वो फॉर्मूला होता है FO प्लस FE, मतलब दोनों को ऐड कर दो। तो 0.3 प्लस 0.05,
तो आंसर आ जाएगा 0.35, आंसर हो जाएगा सी, है ना। इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंस, और इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द ट्यूब और लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। क्या पूछा गया था, थीम में पूछा गया था विच ऑफ द फिनोमेना सो दैट लाइट हैज ट्रांसवर्स नेचर। किस नेचर से पता चला था कि लाइट ट्रांसवर्स नेचर होता है? प्रकाश का ध्रुवन, जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन, इसको बोलते हैं प्रकाश का ध्रुवन से पता चला था कि लाइट होता है वो कैसा था, वो एक अनुप्रस्थ तरंग होता है ना। ये अनुप्रस्थ तरंग होता है, ये हमें कैसे पता चला था? प्रकाश के ध्रुवन के द्वारा। ठीक, 2019 में क्या पूछा गया था? देखो 2019 में पूछा गया था, है ना। अब आ गया हमारे पास कॉनकेव मिरर का फॉर्मूला, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर का आपसे तो क्वेश्चन कर लेना, ये हमें गिवन है ऑब्जेक्ट है ना, ये मत करो, ये सब नहीं आएगा, नहीं बताएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम बताओगे आप लोग सिर्फ टेंशन होता है, तो मत करो, ये क्वेश्चन आता ही नहीं है। क्वेश्चन क्या आया था फिर बता रहा इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द मिनिमम डेविएशन, व्हाट क्या होता है मिनिमम डेविएशन, डिफाइन कर देना। ये मैंने 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन बताया है। फिर आपको ये वाला प्रूफ करना है ना, इसलिए तो कहा था ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला प्रूफ, है ना। लेंस वाला प्रिज्म का फॉर्मूला पढ़ लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे सुनो, क्या पूछा गया था 2000, पूछा गया था वेव फ्रंट क्या होता है और वेवलेट्स क्या होता है, डेफिनेशन। उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करो, है ना। यानी ये क्वेश्चन आपका आया था 2024 में आया था क्वेश्चन, 2024 में क्वेश्चन आया था, पिछले साल आया क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये रिपीट हुआ था सेम, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करो, प्रकाश के परावर्तन नियम को प्रूफ करना है हाइजेंस के थ्योरी के द्वारा, हाइजेंस के सिद्धांत के द्वारा। पूछा क्या था कि तरंगाग्र क्या होता है और सेकेंडरी वेवलेट्स मतलब द्वितीयक तरंगिका क्या होती है, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन, नहीं रिपीट हो रहा है बार बार क्वेश्चन, अब देखोगे क्वेश्चन रिपीट होता है ना। अब देखो 2018 में क्या पूछा गया था कि जब लाइट जाता है कहाँ, एयर से ग्लास में, तो क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी, है ना, वेवलेंथ बढ़े घटेगा। एयर से ग्लास में जाओगे तो वेवलेंथ घट जाता है ना, क्योंकि ये होता है रेयर मीडियम। जब भी रेयर मीडियम से जाओगे डेंसर में, मतलब विरल माध्यम से जाओगे सघन माध्यम तो उसकी वेवलेंथ घट जाती है, ठीक है। याद आएगा, वेवलेंथ घट जाएगा, तो क्या रखना। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रांति का कोण किसे बोलते हैं, और व्हाट आर द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, आपतन का कोण क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाए, ये कंडीशन होती है किसके लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के लिए। और लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए, यानी लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाना, ना सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, ठीक है। करा फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू थिन कॉन्टैक्ट इन लेंस। ये पूछा गया था कि दो लेंस को हमने कॉन्टैक्ट में रख दिया, पहले का फोकल लेंथ f1 दूसरे का फोकल लेंथ f2, तो इनका जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होता है वो होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये नहीं आएगा, मत पढ़ना हो इसको, है ना। और ये तो सिलेबस में है भी नहीं, ये सिलेबस में अब नहीं रहा, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया ये नहीं आता है ना, इसको बोलते हैं दृष्टि दोष बोलते हैं, ये नहीं पढ़ना है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट कौन होगा, इंपॉर्टेंट बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेना, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, थोड़ा चांस है, और 1 भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आते 2007, अब क्या पूछा गया था फिर देखो, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये कौन सा है हमारा, इसको बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी आया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है किसके लिए, है ना, ये 2025 के मॉडल सेट में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जो इंपॉर्टेंट बार बार पूछा जाता है। और क्या पूछा गया, डिस्क्राइब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विथ नेसेसरी थ्योरी एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। फिर से वही पूछा कौन सा, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी डिवाइड बाई स्मॉल डी। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार उन्होंने रिपीट किया है, क्योंकि इनके पास क्वेश्चन है ही नहीं, है ना, लिमिटेड क्वेश्चन है, तो लिमिटेड क्वेश्चन को हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं ताकि एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। तो एक ही मैं कहता हूँ, लास्ट टाइम पे सिर्फ रिवीजन करना है, नया कोई क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, नया कोई न्यूमेरिकल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल अब नहीं आता है बोर्ड में। अच्छा, अब न्यूमेरिकल ज़्यादा क्यों नहीं पूछा जाता है, वो इसलिए नहीं पूछा जाता है क्योंकि अब आपके पास 25 MCQ होते हैं, इसलिए अब न्यूमेरिकल्स नहीं पूछते ज़्यादा। वो 2017 में क्या पूछा गया था, 2017 में देखते हैं क्या पूछा गया था कि द लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है, FO प्लस FE, अभी बताया था। लेंथ कैसे निकालते हैं, FO प्लस FE से क्या होता है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप निकालते हैं। ये नहीं पढ़ना है, अब सिलेबस में नहीं रखा है ना। लिखता है वेन ए, फिर क्वेश्चन लिखा था कि वेन ए वाइट रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू ए प्रिज्म इट डिस्पर्स बाय, है ना, जब एक लाइट जाती है
किसी प्रिज्म से गुजरती है तो 7 भागों में बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाइट लाइट 7 कलर से मिलके बना होता है ना, बिकॉज वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, है ना, एंड फॉर एवरी एंड फॉर ड्यू टू देयर डिफरेंट ना, एंड एवरी डिफरेंट कलर हैव डिफरेंट वेवलेंथ, तो सभी का वेवलेंथ अलग है, इसलिए वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, लिखता है वाई डज वायलेट कलर डेविएट्स मोर बट रेड कलर डेविएट्स लीस्ट वाइल डिस्पर्स बाय ए प्रिज्म। ये सब आएगा नहीं, पढ़ना मतलब ना, इतना आउट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जैकबोर्ड में। क्वेश्चन पूछा जाता है जो लिमिटेड क्वेश्चन था, कहता है कि अगर एक वाइट लाइट जाएगा ऐसे तो ये 7 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ऐसे, है ना। तो जो सबसे ऊपर होता है ये रेड होता है, ये जो कलर होगा सबसे ऊपर रेड होता है ना, ये रेड होगा। और सबसे नीचे कौन होता है? सबसे नीचे होता है वो हमारा होता है वायलेट, है ना। तो सबसे ज़्यादा डेविएट कौन करता है? वायलेट का डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा, यानी सबसे ज़्यादा जो घूम जाता है वो वायलेट होता है। सबसे कम कौन घूमता है? रेड। क्यों होता है? क्योंकि याद रखना, क्योंकि रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो वायलेट से ज़्यादा होता है, इसलिए। ठीक है, याद रखना, इतना रखना कि रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है वायलेट से, इसलिए वो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा वो कम घूमेगा, बस। ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ, ये मत पढ़ लेना, ये सब नहीं आता, अब क्वेश्चन मत करो। ठीक है, फिर क्या पूछा गया था? ड्रॉ ए लेवल डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज फ्रॉम ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर से क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पहले भी आया है, 2022 में भी क्वेश्चन आया है, 2024 में भी क्वेश्चन आया हुआ था, है ना, रिपीट किया था क्वेश्चन। फिर था डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस क्या होता है, डायफ्रैक्शन क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और ये अब आता नहीं है, तो ये क्वेश्चन मत ही पढ़ो तो चलेगा, है ना, ये क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये 5 नंबर आ चुका है पहले, अब नहीं आएगा, क्योंकि 24 में आया था, 22 में आया था, 24 में भी आ चुका है, लास्ट ईयर आया था, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। ये चैप्टर होता है हमारा वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स से इतना ज़्यादा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है। तो एक चीज़ आपको दिखा होगा ना कि कितना क्वेश्चन रिपीट करता है, तो बस यही करता है, लास्ट टाइम पे रिविजन करना है और कुछ नहीं, है ना। इधर उधर कुछ मत करो और सिर्फ चीज़ों को रिविजन करो, जो पढ़ा है बस उसी को बार बार लिख के रिविजन करो, एग्जाम में बस इतना ही करना है। ठीक है, समझ आ गया। अब बात करते हैं, हमारा 2016 में पूछा गया था, 2016 में क्या पूछा गया था, एक बार देख लेते हैं कि जब एक लाइट जाती है ना, जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या चीज़ है जो नहीं बदलती है? याद रखना, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती है, आवृत्ति कभी भी नहीं बदलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवृत्ति कभी भी नहीं बदलेगी, स्पीड बढ़ जाएगी, चेंज कर जाएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक बदल जाता है, वेवलेंथ मतलब तरंगदैर्ध्य बढ़ता है, बट क्या नहीं बदलता है कभी भी? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। देखो क्या पूछा गया, फिर से वही एक क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट डिफाइन क्रिटिकल एंगल, पहले पूछा गया है। मेंशन द कंडीशन फॉर इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये क्वेश्चन पहले ही पूछा गया है, पढ़ लेना, ये नहीं आएगा, सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो, कह रहा है कि स्लिट्स आर 0.3 सेंटीमीटर अपार्ट और स्किन की दूरी गिवन है 1.5 मीटर। तो कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल फ्रिंज एंड फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज 1 सेंटीमीटर, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, है ना। फोर्थ ब्राइट फ्रिंज पूछा गया है, तो हमसे फॉर्मूला बताते हैं, 4 करना है या नहीं करना है, जल्दी बताओ कमेंट करके, तब बताएंगे 4। उससे पहले बताते हैं कि ये वाला फॉर्मूला पहले भी हमारा आ चुका है ना। 4 करना तो 4 बता देंगे, नहीं तो छोड़ सकते हैं। 5 बताते करते हैं, 5 में क्या आता है? हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल का मतलब है वेव फ्रंट और वेवलेट्स, बताओ क्या होता है, व्हाट इज वेव फ्रंट, व्हाट इज सेकेंडरी वेवलेट्स, और उसके बाद क्या प्रूफ करना था? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन का नियम प्रूफ करना है हाइजेंस प्रिंसिपल से। ये भी क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स में। ठीक है, टेंशन मतलब ही भाई करा, जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ो, है ना। और क्वेश्चन रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट होता है, जैकबोर्ड में रिपीट करता है। अगर आपने पढ़ा है तो, अगर आपने पहले से पढ़ा है तो आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो कुछ कुछ दिक्कत होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था। तो को 4 में क्या पूछा गया, जो 4 का फॉर्मूला पुट करना वो हमें पुट करना है वाई, है ना। वाई इनका फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है एन इंटू लैमडा डी डिवाइड बाई स्मॉल डी। ठीक है, वाई एन मतलब होता है कौन सा फ्रिंज,
तो यहाँ पर n कितना गिवन है, यहाँ पर जो क्वेश्चन 4 की बात कर रहे हैं, है ना, क्वेश्चन 4 में देखो इस वाई n की वैल्यू गिवन है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हो जाएगा 10⁻² मीटर, ठीक लिखना। n कौन सा फ्रिंज कहा उसने कहा फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। कैपिटल D डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन, वो कितना गिवन है, स्क्रीन की दूरी कितनी गिवन है 1.5 मीटर। और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स कितना गिवन है स्मॉल d 0.03 मीटर, मतलब 0.03 सेंटीमीटर मीटर में हो जाएगा 10⁻²। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लैम्डा, ठीक है। बस वैल्यू को पुट करो आंसर आ जाएगा, इस वाले फॉर्मूले पुट करना लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा क्या हो जाएगा, तो लैम्डा का फॉर्मूला हो जाएगा वाई एन इंटू डी डिवाइड बाई एन इंटू कैपिटल डी। वाई एन कितना है 10⁻², स्मॉल डी कितना है 0.03 इंटू 10⁻², ठीक है। एन कितना दिया उसने फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, और ये कितना दिया है 1.5। बस इसको सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। रखना इसको बस सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर जो अराउंड आएगा आपका, है ना, तो वो आंसर आपका लमसम आएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻5, है ना। ये आंसर आ जाएगा, इतना हमारा हो जाएगा इतना मीटर, ये हो जाएगा वेवलेंथ की वैल्यू, ठीक है। नहीं आएगा पढ़ना मत, ये 4 नंबर अब नहीं आता है, बहुत पहले क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कम होते थे तब पूछा जाता है, अब नहीं आता, बिजी क्वेश्चन आता है। अब आता है हमारा डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, है ना, इसको बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। पूछा एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है एच न्यू, है ना, एनर्जी फोटोन क्या होता है वो होता है हमारा एच न्यू, ठीक। रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ 25 वोल्ट एंड 36 वोल्ट। तो क्वेश्चन में 2 को बताते हैं कि आंसर क्या होता है। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा इक्वल टू एच डिवाइड बाई √2m/e इंटू भी, ठीक है। यानी लैम्डा इज बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज v। तो λ1 डिवाइड बाई λ2 का फॉर्मूला होगा √v2 डिवाइड बाई v1, क्योंकि ये इन्वर्सली है। v2 कितना दिया है सेकेंड वोल्टेज वो 36, v1 कितना गिवन था पहले 25, तो आंसर आ जाएगा 6/5, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कहता है राइट द आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, क्या होता है कि एच न्यू इक्वल टू होता है वर्क फंक्शन प्लस के मैक्सिमम, है ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो ये वाला लेसन से पूछा था, इसके बारे में आपको सब बताना पड़ेगा। न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, वर्क न्यू फाई नॉट क्या है वर्क फंक्शन जो काइफ्रेन बोलते हैं, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये 2024 में आया था, कम क्वेश्चन आता है। 2023 में क्वेश्चन क्या आता है विच ऑफ द हैव मिनिमम वर्क फंक्शन किसका होता है, जो सबसे कम वर्क फंक्शन होता है वो हमारा सोडियम का होता है। देखो 22 नंबर रिपीट हुआ क्वेश्चन, है ना, अभी रिपीट किया था, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ऑप्शन नंबर 6/5 आया था, तो ये क्वेश्चन रिपीट किया था। कहता है विच ऑफ द फोटोन राइट रेड और ब्लू लाइट हैव मोर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, ब्लू की एनर्जी ज़्यादा होती है ना, ब्लू हैव मोर एनर्जी, क्यों, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है इसलिए, ठीक है। फिर राइट एंड एक्सप्लेन आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर से वही कि एच न्यू का फॉर्मूला होता है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। बस इसको पढ़ लेना, इतना ही काम, ठीक है, हो जाएगा। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ था। बात करते हैं 2022 में क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल कितनी होगी, तो इसकी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगी वो 3 वोल्ट होगी, है ना, ये 3 भी लिखा है, तो आंसर कितना आएगा ओनली 3 वोल्ट, ठीक है। डिफाइंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बताओ, एंड ड्राइव आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, है ना, वही फिर से कि एच न्यू इक्वल टू होता है फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक। बड़े डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, ठीक है, और स्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड विथ ए पार्टिकल ऑफिंग मास m एंड काइनेटिक एनर्जी E। प्रूफ क्या पूछा गया था, तुम्हें पता है कि लैम्डा इक्वल टू होता है h/p, p को बोलते हैं मोमेंटम, ठीक है, और मोमेंटम को लिखते हैं √2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो बस ये हो गया प्रूफ।
ये हमारा रिलेशनशिप किसके पीछे हो गया, रिलेशनशिप हो गया। अच्छा, उसने बोला काइनेटिक एनर्जी को बताओ कैसे लिखना है, उसने कहा काइनेटिक एनर्जी को हमें दिखाना है ओनली ई से, तो हो जाएगा 2m ठीक हो गया, बस प्रूफ खत्म हो गया। द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी न्यू, है ना, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू बाई सी, है ना। मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच न्यू बाई सी, जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी डिवाइड बाई सी। ठीक, फिर से भाई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, देखो 2022 आपको पहले देखो सेम क्वेश्चन है ना। डिफाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, दोनों सेम क्वेश्चन। फिर इसमें पूछा गया था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, इसको भी डिफाइन करना है, इसका भी, है ना। इसको बोलते हैं दहली आवृत्ति बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं निरोध विभव बोलते हैं, दोनों को डिफाइन करना था। आते दौरान पे क्या पूछा गया था, लिखा था कि इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेंड इफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट आर डबल देन सैचुरेशन करंट विल, है ना, क्योंकि इंटेंसिटी अगर डबल होगा तो करंट भी हो जाता है डबल। ठीक है, ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं करना है। दो 2018 में फिर से वही मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, यही बताता है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू एच न्यू बाई सी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर पूछा गया था कट ऑफ वोल्टेज 1.5 हेक्टर वोल्ट है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। इन कट ऑफ वोल्टेज इन सर्टेन एक्सपेंडेज 1.5 वोल्ट देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमें कितना होता है, ये होता है कितना, इसे बोलते हैं ईवी नॉट, तो ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, और वोल्टेज कितना दिया उसने, वोल्टेज कहा 1.5। अब सॉल्व कर लो, जो आंसर जो सॉल्व करोगे वही आंसर हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर आई थिंक जो आंसर आना चाहिए वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर क्या पूछा गया था, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है बता दो, एंड कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन ऑफ मोमेंटम 2.55 kg मीटर पर सेकेंड, है ना। ऑफ मोमेंटम गिवन है, केजी मीटर पर इसका मोमेंटम गिवन है, तो पूछा डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा, तो लैम्डा इक्वल टू होता है h बाई पी। ठीक है, h कितना गिवन था, देखो h गिवन है 6.6 इंटू 10 का पावर माइनस 34 प्लैंक कांस्टेंट। ठीक, और मोमेंटम कितना दिया उसने, मोमेंटम का 2.55 इंटू 10 का पावर माइनस 22। बाकी सॉल्व कर लेना, नहीं देखो तो बस इतना ही सॉल्व करना है, इसको लिखना आंसर मीटर में आएगा, वेवलेंथ है तो यूनिट मीटर में होता है। इतना करोगे तो आंसर मिल जाएगा आपको, 2 में 2 मार्क्स मिल जाता, क्योंकि 1 मार्क्स मिलता है किसके लिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, वी ब्रोगली वेव क्या होता है इसके लिए, और 1 मार्क्स मिलता होता सिर्फ इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आते अगला क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था कि विद द रेफरेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिफाइन द टर्म वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, इन तीनों का डिफरेंशियल पूछा गया था। फिर पूछा गया था व्हाट द एनर्जी ऑफ फोटोन, तो ई इक्वल टू होता है एच न्यू, और न्यू को लिखते हैं सी बाई लैम्डा, तो हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा, ऑप्शन नंबर बी। फिर पूछा गया था 16 में पूछा गया था फिर से वही क्वेश्चन, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ना क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, एंड स्टेब्लिश द इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कौन सा फॉर्मूला, एच न्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। फिर पूछा था फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, है ना, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, वो होता है ml2, है ना। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, होता है ml2t-1, है ना, ml2t-1 होता है। ठीक है, यहाँ कोई भी आंसर नहीं दिया है, आई थिंक इसका आंसर नन होगा, कोई नहीं यहाँ पर। फिर आता चैप्टर हमारा एटम्स एंड न्यूक्लियाई चैप्टर। ठीक है, अब कौन चैप्टर आ गया, अब आता है चैप्टर हमारा एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ठीक है, फिर से एक बात क्या कहते हैं, है ना, फिर सुनो एक बात ध्यान सुनो, मैं फिर से एक बात बोल रहा हूँ, जितना आता है वो सब लिख कर आना है ना, छोड़ना नहीं होता एग्जाम में। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, बार बार ही बोलता हूँ, जितना आता है सब कुछ लिखो और कुछ नहीं मत करना। ठीक, अब 2024 में क्या पूछा गया था कि जब हमने अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट कराया था रदरफोर्ड ने, तो वहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा था, तो अगर ये न्यूक्लियस होता है, अगर इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस, तो यहाँ से अगर आया था अल्फा पार्टिकल, तो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से बाउंस बैक क्यों हो रहा था, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, और न्यूक्लियस भी कैसा था, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव करता है रिपल्सन,
इस फोर्स को क्या बोलते हैं, दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं। इसलिए कह रहा था इफ ए रेडियो एटम एमिट बीटा पार्टिकल देन इट एटॉमिक मास रिमेन्स अनचेंज, कभी नहीं बदलता है ना, अपरिवर्तित रहता है, नहीं बदलता है। 2023 से पूछा गया था कि इन बोर्स मॉडल ऑफ एटम में हम क्या मानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। हम क्या बोलते हैं कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो एन एच डिवाइड बाई 2 पाई होता है, ये तो पढ़ा था हमने, है ना। तो ये ऑप्शन सही होगा हमारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, रिडबर्ड कांस्टेंट का यूनिट कितना होता है, रिडबर्ड कांस्टेंट का यूनिट होता है पर मीटर। क्या होता है, पर मीटर होता है। ठीक है, ये नहीं पढ़ना है, ये सिलेबस में नहीं है अब। हाफ लाइफ कह रहा है ये, इसमें कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन है। ठीक, तो हमें दिया है आर ए, ये गिवन है 88 और ये गिवन है 226। ठीक है, तो प्रोटॉन कितना होगा, तो प्रोटॉन होता है 88। न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, तो न्यूट्रॉन निकालना का होता है 226 में से 88 को घटा दो, तो ये बन जाएगा 8, 11 में से 8 जो बच जाएगा 3, हो जाएगा 138। तो 138 न्यूट्रॉन है और 88 प्रोटॉन है। ठीक है, तो 88 प्रोटॉन एंड 88, कोई ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, 138 न्यूट्रॉन, कोई ऑप्शन नहीं है ना इसमें, नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें कोई भी सही नहीं है, नन। ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, कोई ऑप्शन पे सही नहीं, इसको मत करना, क्योंकि इसमें 88 तो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कितने हैं 138, जो कि यहाँ पर गिवन नहीं है। आगे 2020 में क्वेश्चन क्या आया था, इस चैप्टर से पूछा गया था कि अगर बोर्ड्स की रेडियस अगर आर है तो बताओ सेकेंड बोर्ड्स ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने कहा था कि जो आर होता है, आर इज डायरेक्टली, है ना, ये कितना होता है, ये होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एन स्क्वायर के। ठीक है, यानी अगर रेडियस होगा डबल, अगर एन बढ़ेगा 2, अगर सेकेंड बोर्ड्स ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, एन के लिए हो जाएगी 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4r, है ना। इसको बोलते हैं, ये बोलते हैं, ये होता है फॉर्मूला हमारा। तो तो कह रहा है R2 की वैल्यू कितनी हुई, तो R2 की वैल्यू, तो R2 की वैल्यू किसके लोगे, तो R2 की वैल्यू हो जाएगी 2 का स्क्वायर इंटू R, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो आंसर हो जाएगा 4r, है ना। तो एन स्क्वायर पे वो डिपेंड करता है। फिर पूछा था कि न्यूक्लियस का रेडियस किस ऑर्डर का होता है, तो 10 का पावर -15। ठीक है, न्यूक्लियस का रेडियस होता है वो हमेशा 10 का पावर -15 मीटर के ऑर्डर का होता है। ठीक है, अब बाकी ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये पढ़ना मत, 3 नंबर। तो अब इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स और 3 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता यहाँ से। पूछा गया था कि स्पेक्ट्रल लाइन हाइड्रोजन में विजिबल में कौन लाई करता है, कौन होता है जो दृश्य किरणें में होता है हमेशा, बामर स्विच। ठीक, पूछा गया था कि इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट इज, फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट का रेडियस इतना है, देन द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट कितना होगा, तो सेकेंड बोर ऑर्बिट का जो रेडियस होगा वो होगा, कितना बनाया था सेकेंड का, तो कितना था 4 आ रहा था, तो क्या करना पड़ेगा 4 इंटू पहले वाले का कितना रेडियस है, तो 5.3 इंटू 10 का पावर -11, तो सॉल्व करते हो जाएगा 4 12 का 2 5 के 20 21, 21.1 इंटू 10 का पावर -11। इसको आप बोल सकते हो 2.12 इंटू 10 का पावर -10, इसको बोल सकते हैं 2.12 मीटर, है ना ये, और 10 का पावर -10 को बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, तो हो जाएगा आंसर 2.12, ऑप्शन नंबर बी। मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है, हमेशा गामा रे की। ठीक है, आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन क्या होते हैं, गिव एग्जाम्पल ऑफ पिच, पढ़ लेना एक बार, आ सकता है। आइसोटोप में क्या होता है, दो न्यूक्लियाई हैविंग सेम एटॉमिक मास, उसको बोलते हैं हम लोग आइसोटोप। और आइसोबार वो होते हैं जिसमें होता है सेम, सॉरी पहला होता है सेम एटॉमिक नंबर, है ना। आइसोटोप जिसमें सेम एटॉमिक नंबर को बोलता है आइसोटोप। आइसोबार जिसमें सेम क्या हो, सेम एटॉमिक मास हो, उसे बोलते हैं आइसोबार। एंड वाई आइसोटोन क्या होते हैं, टू न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अगर दो न्यूक्लियाई हैं और दोनों न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन सेम है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोटोन बोलते हैं।
ठीक है, गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच, मत पढ़ो, चलेगा, काम नहीं आएगा इतना कुछ। ये बहुत ओल्ड क्वेश्चन जा रहा है ना, बहुत पुराने क्वेश्चन जा रहे हैं, इतना क्वेश्चन रिपीट नहीं करता पुराना। फिर भी हम दिखा बताते हैं। फिर पूछा गया था, बताओ ये क्वेश्चन पहले से पूछा गया, कितना आंसर आया था अभी कुछ देर पहले? ये नहीं आया था, कितना आंसर आया था कुछ देर पहले? ये सेम क्वेश्चन आया था ना 2000, देख लो 2020 में क्वेश्चन रिपीट किया था, उसमें कितना आंसर आया था, है ना? 138 न्यूट्रॉन आया था और 88 प्रोटॉन आया था, अभी कुछ देर पहले किया था बी नंबर। ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। मेंशन द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। तो बोर्स के 3 पोस्टुलेट्स थे, है ना? कितने थे? 3 थे। ये 3 बता देना, कितने पोस्टुलेट्स थे? 3 होते हैं। और उसको बनाने के बाद इसकी लिमिटेशंस क्या थी? इट इज़ वैलिड फॉर, ये वैलिड था, वैलिड फॉर ओनली हाइड्रोजन एटम के लिए ही सिर्फ वैलिड था। और इट इज़ वैलिड फॉर नॉट हाइड्रोजन, इट इज़ वैलिड फॉर ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, ऐसा एटम जिसमें सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन, उसके लिए ही वैलिड था। ये इसकी लिमिटेशंस थी। इंपॉर्टेंट और क्या रहेगा पढ़ने पर, क्या डिफाइंड मास डिफेक्ट क्या होता है, यानी द्रव्यमान दोष क्या होता है, और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है ना, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, इनका पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2017 पूछा गया था बीटा पार्टिकल्स मत पढ़ना, न्यूक्लियर फिशन पढ़ लेना क्या होता है, और ये तो नहीं आता, ये खत्म हो गया, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो न्यूक्लियर फिशन क्या होता है? व्हेन ए हेवी न्यूक्लियाई, व्हेन ए हेवी न्यूक्लियाई ना डिवाइड इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई, देन दिस फेनोमेना इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। जब एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिक में टूट जाता है, तो इस घटना को न्यूक्लियर फिशन या नाभिकीय विखंडन बोलते हैं ना, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। पढ़ लेना क्वेश्चन। ठीक है, 2016 का पूछा गया था कि विच इज द नॉट फंडामेंटल पार्टिकल, मतलब कौन है जो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं? अल्फा। फंडामेंटल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है ना? फंडामेंटल किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, प्रोटॉन को बोलते हैं, न्यूट्रॉन को बोलते हैं। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल। कौन नहीं है? तो अल्फा पार्टिकल नहीं है। कह रहा है कि इसमें से कौन है ना? इंटीग्रल एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, तो फॉर्मूला क्या था? एंगुलर मोमेंटम इज एन एच डिवाइड बाई 2 पाई। तो बताओ एच बाई 2 पाई कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में ओनली, तो बस यही ऑप्शन हो सकता है। ये पढ़ना, व्हाट इज द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम क्या था? और फिर क्या पूछा गया था भाई? मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। तो 2016 में फिर से सेम क्वेश्चन आया था। तो देखो करना क्या है ना, आपको अपने नोट कॉपी में बस टिक कर लेना है कि हाँ ये चीज़ हमने रिपीट कर, तो सिर्फ टिक कर लेते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और कॉपी में हमने लिखा है, बस अपने नोट्स को रिविजन करना। तो लास्ट टाइम पे होता है बस अपने नोट्स को रिविजन करो, बाकी कोई इधर उधर नोट्स नया आंसर पढ़ने की कोशिश मत करना। जो पढ़ा है उसी को रिविजन करो, बार बार करो, 100 बार कहता हूँ कि चीज़, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करो, अपने नोट्स को रिविजन करो और कुछ नहीं। लिख के प्रैक्टिस करो, डायग्राम बना के प्रैक्टिस करो। आते क्वेश्चन नंबर 2020 में पूछा गया था, अब आता हमारा सेमीकंडक्टर, है ना, लास्ट चैप्टर। अब सेमीकंडक्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया लास्ट चैप्टर से देखते हैं। कहता था फॉरबिडन एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये किसका होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एनर्जी गैप होती है? सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन होता है वो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण। बाकी ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, 3 नंबर नहीं पढ़ना है। और डिफाइन सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो डिफरेंट टाइप के कितने होते हैं सेमीकंडक्टर? एक को बोलते हैं इंट्रिंसिक, एक को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, ये 2 टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, 2019 से क्या पूछा गया था कि जब इंडियम को डोप करते हैं तो किस टाइप का हमारा बन जाता है? तो ये बन जाता है पी टाइप का सेमी कंडक्टर बनता है, ध्यान रखना, पी टाइप का कंडक्टर नहीं, पी टाइप का सेमी कंडक्टर बनता है। फिर पूछा गया था फोटोडायोड कैसे वर्क करता है? वो हमेशा रिवर्स बायस में वर्क करता है। वैसे ये नहीं आएगा, पढ़ना मतलब, ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है, ये भी सिलेबस में नहीं है, तो ये दोनों आएगा नहीं। 2018 में क्या पूछा गया था? एन टाइप सेमी कंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज केस क्या होते हैं, यानी एन टाइप के सेमीकंडक्टर में अधिकतम क्या होते हैं?
तो एन टाइप में अधिकतम क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये नहीं आएगा, वैसे याद रखना ना, ये अब सिलेबस में है नहीं, ये भी सिलेबस में है नहीं। ठीक है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है सब, तो यहाँ के बाद सब कुछ कैंसिल, ये सिलेबस में कुछ नहीं पढ़ना। 2017 में कहता है वेन ए फॉरवर्ड बायस, है ना, कह रहा है जब भी हम फॉरवर्ड बायस में अप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है ना, लोअर द पोटेंशियल बैरियर, यानी जो पोटेंशियल बैरियर होगा वो हमेशा कम हो जाएगा। बाकी ये आएगा नहीं, पढ़ना नहीं है, ये भी नहीं पढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्या है ये, है ना, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द 3 मार्क्स। कौन था, पीएन जंक्शन एज ए फुल वेव रेक्टिफायर, इसको बोलते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, क्या बोलते हैं, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, इसका सर्किट डायग्राम, है ना, सर्किट डायग्राम पता होगा कैसे बनता है इसका। ठीक है, कुछ आपको अगर सर्किट डायग्राम ऐसे पता होगा कि फुल वेव में हम क्या लगाते हैं, 2 डायोड लगाते हैं ऐसे। ठीक है, ये डायग्राम आपको याद होगा। फिर यहाँ लगाते हैं एक रेजिस्टेंस ऐसे, इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया। बाकी इसके बारे में लिखना कि ये कैसे काम करता है। एक को बोलते हैं डायोड 1, एक को बोलते हैं डायोड, और इसे बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस RL। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन था जो पूछा गया है लास्ट कुछ सालों से, है ना। बात करेंगे कि यहाँ पर मैंने अभी 2023-22 वाला में प्रॉब्लम नहीं बताया क्योंकि वो पेपर मेरे पास था नहीं। बाकी 2022-23 में जो पेपर आया है वो आपको पता ही होगा, है ना। फुल वेव इंपॉर्टेंट है, हाफ वेव इंपॉर्टेंट है, और क्या क्या पढ़ लेना, एक आप पढ़ लोगे हाफ वेव क्या होता है। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर ये इंपॉर्टेंट है। और क्या पढ़ना आपको, एक चीज़ आपको जो और पढ़ना है वो पढ़ लेना, एन टाइप एंड पी टाइप में डिफरेंस। एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप का जो अर्धचालक होता है इसमें डिफरेंस क्या होता है पढ़ना। फिर क्या पढ़ना, एक पढ़ना फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। ठीक है, क्या होता है, और पढ़ना है कि एनर्जी बैंड डायग्राम, किसका, एनर्जी यानी ऊर्जा आरेख, तो एनर्जी बैंड डायग्राम किसका किसका पढ़ना है, एनर्जी बैंड डायग्राम। तो ये पढ़ना आपका किस किसका, 3 चीज़ का था, किस किसका, पहला था कंडक्टर, ठीक है, सेकंड था हमारा सेमी कंडक्टर, और लास्ट क्या था हमारे पास, लास्ट पढ़ना था हमें इंसुलेटर का। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन इस बार के ये क्वेश्चन तो आपके मॉडल सेट 2025 में दिया हुआ भी है। तो मॉडल सेट तो एक बार जरूर करके जाना, मॉडल सेट को पढ़ लो अच्छी तरीके से, वीडियो पहले मैं बना के रखा था, उसको देख लो चाहो तो। ठीक है, इतना ही करोगे तो ये टोटल हो जाता है 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन, इतना ही करना है ना। फिर से लास्ट पार्ट एक ही बार बोलते हैं, बार बार रिवीजन करो, जो पढ़ के आए हो उसी को रिवीजन करो, कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं आएगा। क्वेश्चन नहीं घुमाएगा फिजिक्स में, टेंशन मत लेना, है ना, डोंट टेक टेंशन। फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं घुमाएगा, क्वेश्चन देखोगे बार बार रिपीट कर रहा है, उनको ही पता होता है कि फिजिक्स जनरली सबका थोड़ा ख़राब होता है, तो इसलिए वो फिजिक्स में थोड़ा सा ईजी देते हैं, है ना। तो किसी को किसी के बारे में बहकावे मत आओ, जो पढ़ा है उसी को पढ़ो, जो रिवीजन किया है उसी को रिवीजन करते रहो, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। JCET के मैंने बहुत पहले दिखाया आया था कि JCET क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लेना, जो पढ़ लिया बहुत अच्छी बात, जो नहीं पढ़ा टेंशन मत लो, जितना पढ़ा उसी को बार बार रिवीजन करो, है ना, और आराम से सो जाओ बिना टेंशन लिए। ठीक है, और एक ही बात कहता है, बार बार एग्जाम में लिख के आओगे तो मार्क्स मिलेगा, नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर एग्जाम में कुछ नहीं आया तो क्या करेंगे सर, डायग्राम बनाएंगे, कुछ नहीं आएगा तो क्या करेंगे सर, फॉर्मूला लिखेंगे, कुछ नहीं आएगा तो सर उसके बारे में जो कुछ भी आता है वो लिख देना। ठीक है, ठीक है, प्रूविंग वाला पार्ट आता है, डिस्टेंस आता है, वो बता ही दिया था, वो मैंने जब एक 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बताया था उसमें मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो कोई इधर उधर कोई किसी को डराओ मत, है ना, पहली बात, कोई किसी को डराओ मत कि सर पेपर टफ आएगा, हार्ड है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, बायो के लिए बता दिया, बायो के लिए बस PYQ करो और कुछ नहीं, बायो के लिए कोई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बायो में नहीं पढ़ाता हूँ तो बायो को मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, हाँ, बेस्ट ऑफ लक्स, सबको शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए, एकदम, है ना, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, टेंशन मत लेना, एकदम तोड़ फोड़ मचा के आओगे फिजिक्स में, टेंशन मत लेना, बस जो बताया है याद, डायग्राम बनाना है, को कुछ नहीं आता तो फॉर्मूला लिखना है, कुछ नहीं आता तो उसका थ्योरी लिखना है, कुछ ना कुछ आता है वो करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक्स, बाय, गुड नाइट।